नमस्कार। लगातार 2-3 दिनों से मेरे वीडियोस को जिस तरह से बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों का समर्थन मिला है और जिस तरीके से उस पर रिएक्शंस आए हैं, निश्चित तौर पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं सुरेश महापात्र और मैं बात कर रहा हूँ बस्तर में नक्सलवाद और उससे जुड़े किस्से कहानियों की, हकीकत की। यह एक प्रकार से उन घटनाओं को याद करने और बताने का जरिया है जिसमें मैंने जो देखा बीते समय में और आज जो हो रहा है उसको मैं अपने तरीके से महसूस कर रहा हूँ और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दरअसल एक बेहद महत्वपूर्ण विषय इस बीच में बाहर आई है। वो विषय है कि नक्सलियों के आंध्र कैडर और बस्तर के आदिवासियों को लेकर, बस्तर के आदिवासियों को हमेशा से लीड आंध्र प्रदेश के नक्सलियों ने किया और एक प्रकार से बस्तर के आदिवासियों का ब्रेन वॉश आंध्र के नक्सली ही करते रहे। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? कई दफ़े इस बात के आरोप लगे, बड़ी बड़ी बातें हुई कि आंध्र के नक्सली बड़े आलीशान जीवन को जी रहे हैं और उनके परिवार के लोग बड़ी तादाद में बहुत पैसा कमा करके बैठे हैं। ये पैसा कहाँ से आया? दरअसल ये जो पैसा है वो आया है बस्तर के उन इलाकों से जहाँ पर नक्सलियों के दबाव में ठेकेदारों ने, सरकारी मशीनरीज ने, सिस्टम से जुड़े करप्ट लोगों ने उनको लाभ पहुँचाया। और ये हिस्सा उस दबाव से हासिल हुआ जब बस्तर के आदिवासी इस मुगालते में रहे कि आंध्र के नक्सली बस्तर के हितों की रक्षा के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से जन युद्ध के द्वारा उस सरकार को ललकार रहे हैं, जिन पर ये इस बात का आरोप लगा कि वे शोषण करते हैं, सरकार शोषण करती है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। सरकार लोकतंत्र पर आधारित है, लोकतंत्र संविधान पर आधारित है और संविधान में चाहे कानून के पालन का मामला हो, पुलिस का मामला हो, वन का मामला हो, राजस्व का मामला हो, ये सारे मामले संविधान के तहत निहित हैं और ये संविधान 1950 में भारत में लागू हुआ। पर बस्तर के आदिवासियों को इस बात से भ्रमित किया गया कि जो सरकार बनी है, इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ये एक प्रकार से आपके शोषण का वाहक हैं। और ये धारणा धीरे धीरे इसलिए बलवती हुई चूँकि सरकार की पहुंच आदिवासियों तक सीधी नहीं थी। बार बार एक बात आती है जिसको लेकर के ये कहा जाता है कि राजीव गांधी ने अपने एक भाषण में जगदलपुर में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ और यहाँ 15 पैसे पहुँचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस भाषण को कोट किया और कहा कि अब हम 1 रुपये में से 1 रुपया लोगों तक पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मसलन अब तकनीक और तमाम चीज़ों की इतनी व्यवस्था हो गई है कि कोई भी काम यदि आप करेंगे तो उसका पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में आएगा। इस खाते के लिए पूरी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ये तो अलग बात है। सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों ने ऐसा क्यों किया। दरअसल नक्सलियों ने अपने इनकम का एक जरिया बनाया बस्तर के आदिवासियों को। बस्तर में चूँकि मिनरल्स हैं और तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, यदि यहाँ उद्योगपति आएंगे या उसके लिए प्रयास होंगे तो एक माध्यम नक्सली बनेंगे उनके सहयोगी के तौर पे और उसकी एवज में जो वो वसूली करेंगे वो पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा, उनके पास जाएगा। यही वजह है कि बड़ी मात्रा में नक्सलियों के पास से नकदी रकम बरामद हुई है। अब ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि जिन लोगों के पास नगद राशि पहुंची, ये नगद राशि देने वाले हैं कौन। ये वो करप्ट कल्ट है जो मंत्रियों से जुड़ा हुआ है, जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ है, तमाम व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। और बंदूक थामा नक्सली कभी हिडमा बन जाता है, कभी कोसा बन जाता है, कभी देवा बन जाता है, कभी एर्रा बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। नक्सली उसे फ्रंट में लाते हैं और जब
उसकी ज़रूरत ख़त्म होती है तो धीरे से उसे अपने तरीके से निपटा भी देते हैं। यही हुआ है इस हिड़मा वाले मामले में। हिड़मा को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी ने एक बड़ा बयान दिया जिस दिन उसकी अंत्येष्टि थी। उन्होंने साफ कहा कि यदि आंध्र के नक्सली को मुठभेड़ में एनकाउंटर में नहीं मारा गया, वो जिंदा है, और बस्तर के आदिवासी हिड़मा की मौत मुठभेड़ में हुई है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि इस हत्याकांड में आंध्र के नक्सलियों की सहभागिता है। सबसे बड़ा आरोप है। और वो पुलिस पे भी आरोप लगाती हैं, फोर्स पे भी आरोप लगाती हैं कि यदि उसे जिंदा पकड़ा गया था, यदि वो जिंदा था, मुठभेड़ में नहीं था, तो उसे क्यों मारा गया। बिल्कुल इसी तरह का आरोप कोंटा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने भी लगाया है। इन दोनों के बयान से पहले मैंने अपने वीडियो में इस बात को कहा था, एक चैनल के डिबेट में मैंने इस बात का संकेत दिया था। मुझे इस बात का संदेह था कि जिस तरह से हिड़मा के समर्पण की तैयारी चल रही थी, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, इस प्लानिंग के बाद हिड़मा की हत्या की सुपारी आंध्र के नक्सलियों ने ही दी है। और अब ये बात धीरे धीरे स्थापित हो रही है कि जिस तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया, तो ये साफ है कि सवाल हिड़मा का नहीं है, सवाल नक्सलवाद का नहीं है, सवाल आदिवासियों के शोषण का है। बस्तर में जल जंगल जमीन को लेकर के लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई 1991-92 से चल रही है, जब पहली बार सुंदरलाल पटवा ने डिलमिली में SM डाइकेम के स्टील प्लांट की आधारशिला रखी थी। इसके बाद से पूरा मौली भाटा और डिलमिली का पूरा इलाका एक बड़े जन आंदोलन का केंद्र रहा। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा ने उस जन आंदोलन को लीड किया और उसके एवज में डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा के खिलाफ भी उद्योग विरोधी होने का आरोप लगा और बड़ा विरोध उनके साथ में किया गया। तब कलेक्टर JP व्यास थे। JP व्यास ये समझ नहीं सके कि डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा के साथ जो हो रहा है या जो किया गया है, उसके बाद उनके साथ क्या होगा। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा 1965 में इसी अविभाजित बस्तर के कलेक्टर भी रहे। उन्होंने आदिवासी इलाकों में जाकर के काफ़ी गहराई से काम किया और माओवादियों का एक बड़ा समूह उन्हें अपने आदर्श के रूप में भी देखता था। और कई बार ऐसी जब विकट परिस्थितियाँ आई, जब सुकमा के कलेक्टर एलेक्सपाल मेनन को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था, तब उस दल में डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा भी शामिल थे, जो नक्सलियों से बातचीत करने के लिए गए थे। दरअसल बस्तर के आदिवासी बेहद भोले भाले सीधे साधे हैं। उन्हें ये बात बहुत आसानी से समझ में नहीं आती कि उन्हें कौन बरगला रहा है। मैं एक बार फिर से जिम्मेदारी से कहूँगा कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि हिंसा कभी भी किसी भी शांति का माध्यम नहीं हो सकता। हिंसा से केवल हिंसा ही जन्म लेती है। और अब बस्तर में नए सिरे से शांति की राह खुली है। मैं इस बात से बहुत आश्वस्त हूँ कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, चूँकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस समय विष्णुदेव साय हैं, जो स्वयं आदिवासी भी हैं, मैं विश्वसनीयता के साथ वो आदिवासियों के हितों के संरक्षण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे ये कहने से कोई गुरेज नहीं है कि वो आदिवासी समाज के खिलाफ ही काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।